हाँ, हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी 18 यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्टडी 18 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में भारत में सिकंदर के आक्रमण के विषय में दोस्तों बात करेंगे। आज हम इस वीडियो में सिकंदर के विषय में जो भी दोस्तों भारत में सिकंदर ने आक्रमण किया था उसके विषय में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि भारत में सिकंदर ने आक्रमण क्यों किया था और सिकंदर के आक्रमण के क्या मायने थे, आज हम दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें कि सिकंदर के मतलब आक्रमण के विषय में, दोस्तों सिकंदर जो था वो दोस्तों विश्व विजय की चाहत रखता था, है ना? क्या था? तो सिकंदर विश्व विजय की चाहत रखता था और वह दुनिया को जीतना चाहता था। वह दोस्तों इसी चाहत को लेकर के उसने भारत पर आक्रमण किया था। क्योंकि सिकंदर के बारे में दोस्तों कहा जाता है कि सिकंदर विश्व को जीतना चाहता था और दुनिया को जीतने के साथ-साथ दोस्तों उसने भारत पर अपना विजय अभियान शुरू किया था। इसके बारे में अगर हम दोस्तों बात करें तो सिकंदर कौन था? तो सिकंदर दोस्तों एक यूनानी था और हमने दोस्तों इसके पिछले वीडियो में भारत पर जब ईरानियों का आक्रमण हुआ था, उसके बारे में हमने आपको इसके पिछले वीडियो में बताया था कि भारत पर जो पहला आक्रमण होता है, वो ईरानियों का होता है और जब दूसरा आक्रमण होगा, दूसरा आक्रमण दोस्तों वो यूनानियों का होता है। तो सिकंदर कौन था? तो सिकंदर दोस्तों यूनानी था। इसके बाद दोस्तों बात करें तो दोस्तों ये यूनानी था और यह दोस्तों मकदूनिया के शासक फिलिप का पुत्र था। और अगर दोस्तों बात करें सिकंदर की, तो सिकंदर की माता का नाम ओलंपिया था और सिकंदर के गुरु का नाम क्या था? तो दोस्तों सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था। दोस्तों सिकंदर के जो गुरु अरस्तु थे दोस्तों मतलब कि दार्शनिक भी थे। तो हमने यहाँ पर दोस्तों सिकंदर का जो बायोडाटा है उसके विषय में हमने दोस्तों यहाँ पर बात किया है कि सिकंदर कौन था, सिकंदर कहाँ का था, सिकंदर की माता का नाम क्या था, सिकंदर के पिता का नाम क्या था। इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं कि उसका जो पिता फिलिप था, तो फिलिप भी विजेता बनना चाहता था और किंतु मृत्यु हो जाने के कारण वह विश्व विजेता और नहीं बन सका था। और फिर इसका पुत्र जो सिकंदर होता है, सिकंदर ने अपने पिता के सपने को पूरा करता है। दोस्तों जो सिकंदर के पिता थे, सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था, तो वह भी विश्व विजेता बनना चाहते थे। लेकिन क्या होता है कि उनकी आस में मृत्यु हो जाती है और उनका सपना पूरा नहीं हो पाता है। फिर उन्हीं के सपने को पूरा करने के लिए उसका पुत्र सिकंदर आता है। इसके बाद हमने दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कि सिकंदर अपने पिता के सपने को भी पूरा नहीं कर पाता है। वो दोस्तों पूरी दुनिया तो जीत जाता है, लेकिन जैसे वह भारत पर आक्रमण करता है, भारत पर प्रवेश करता है, यहाँ पर दोस्तों उसकी सेना को वापस लौटना पड़ता है और वह भारत को नहीं जीत पाता है। इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं कि सिकंदर के पिता फिलिप की मृत्यु के बाद मकदूनिया का शासक कौन बनता है? तो दोस्तों मकदूनिया का शासक सिकंदर बनता है और उस समय जो सिकंदर की उम्र होती है वो मात्र 20 वर्ष होती है। तो सिकंदर दोस्तों 20 वर्ष की उम्र में और मकदूनिया का शासक बनता है। उस समय सिकंदर की उम्र कितनी होती है? तो दोस्तों उस समय सिकंदर की उम्र मात्र 20 वर्ष होती है और यह दोस्तों जैसे ही शासक बनता है, तो शासक बनने के 2 वर्ष के बाद इसने दोस्तों एशिया माइनर को जीत लेता है और फिनिशिया को जीत लेता है, मिस्र की विजय करता है और सीरिया को जीत लेता है। इनको दोस्तों जीतने के बाद सिकंदर फिर ईरान की ओर बढ़ता है और दोस्तों तो ईरान पर भी इसकी विजय प्राप्त हो जाती है। यह ईरान को भी जीत जाता है और दोस्तों ये ईरान को कैसे जीतता है? तो दोस्तों सिकंदर और डेरियस के बीच में दोस्तों अरबेला और गोलमेला का युद्ध होता है। तो जब सिकंदर और डेरियस के बीच में अरबेला या इसी को दोस्तों दूसरा नाम है गोलमेला, तो सिकंदर और डेरियस के बीच में जब अरबेला और गोलमेला का युद्ध होता है, उसमें दोस्तों ईरान के हकमनी वंश को पराजित देता है। तो ये दोस्तों ईरान के हकमनी वंश को पराजित कर देता है और ईरान को अपने साम्राज्य में मिला लेता है। दोस्तों यह सिकंदर की ईरान विजय होती है। तो सिकंदर ने दोस्तों और इन सब क्षेत्रों को जीतने के बाद इसका जो आक्रमण होता है वो ईरान की ओर होता है और ईरान के जो दोस्तों शासक थे, वहाँ पर दोस्तों हकमनी वंश के शासकों का राज चल रहा था। तो वहाँ पर जैसे सिकंदर की वहाँ पर मुठभेड़ होती है और सिकंदर दोस्तों वहाँ पर गोलमेला या अरबेला के युद्ध में ईरान के शासकों को हरा करके यह अपनी ईरान पर विजय हासिल कर लेता है। इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं
तो इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि सिकंदर जब गद्दी पर बैठता है, तो सिकंदर को बचपन से ही शक्तिशाली और महान बनने की और जिज्ञासा थी और 2 वर्ष के अंदर ही दोस्तों सिकंदर ने अपनी विशाल सेना का निर्माण किया था और दोस्तों विशाल सेना के निर्माण करने के साथ-साथ 2 वर्ष के अंदर ही दोस्तों सिकंदर ने ईरान पर विजय प्राप्त कर लिया था। दोस्तों जो सिकंदर की सेना थी बहुत ही विशाल सेना थी और सिकंदर जैसे ही मकदूनिया की गद्दी पर बैठता है, तो दोस्तों बैठने के साथ 2 वर्ष के अंदर ही सिकंदर ने एशिया माइनर को जीत लिया, फिनिशिया को जीत लिया, मिस्र को जीत लिया और जो भी मतलब ईरान का क्षेत्र था, उसको भी जीत लेता है। दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करें कि भारत आने से पहले सिकंदर ने कौन-कौन से क्षेत्रों को जीता था, इसके बारे में दोस्तों हम बात करते हैं कि सिकंदर जब भारत पर आता है, तो भारत आने के पहले सिकंदर ने कौन-कौन से क्षेत्रों को जीता था, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों सिकंदर ने और उस समय यूनान को जीता था, ईरान को जीतता है, एशिया माइनर को जीतता है और अफ़गान को जीतता है, सीरिया को जीतता है, मिस्र को जीतता है और पर्सपोलिस को जीतता है और बैक्ट्रिया को जीतता है। ये दोस्तों जो पर्सपोलिस है, पर्सपोलिस ईरान की और राजधानी थी। तो दोस्तों भारत आने के पहले सिकंदर ने और इन सब क्षेत्रों को जीत लेता है। इन सब क्षेत्रों को जीतने के बाद जो सिकंदर होता है वो भारत विजय की योजना बनाता है। इसमें से दोस्तों सिकंदर ने और यूनान को जीता था, ईरान को जीता था, एशिया माइनर को जीता था, सीरिया, मिस्र, पर्सपोलिस और बैक्ट्रिया और यहाँ पर अफ़गान को जीतता है। तो सिकंदर की दोस्तों यहाँ पर 2-3 वर्ष के साल के अंतर्गत मतलब 3-4 सालों की विजय है ये। जैसे ही सिकंदर मकदूनिया की गद्दी पर बैठता है 3-4 सालों के बाद तो सिकंदर ने इन सब क्षेत्रों पर अपनी विजय को हासिल कर लिया था। इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं कि सिकंदर दोस्तों ईरान को जीतता है, तो सिकंदर दोस्तों ईरान को जीतता है और ईरान को जीतने के साथ-साथ ये अफ़गानिस्तान को जीतता है और बैक्ट्रिया को जीतता है। इसको दोस्तों ईरान का महान सम्राट घोषित कर दिया जाता है। सिकंदर जब दोस्तों ईरान को जीतता है, तो ईरान को जीतने के साथ सिकंदर को ईरान का महान सम्राट घोषित कर दिया जाता है और इसके दोस्तों जो सेनापति होते हैं, उनका नाम होता है सेल्यूकस निकेटर और निर्याकस। तो जो यहाँ पर सेल्यूकस निकेटर होता है, तो सेल्यूकस निकेटर दोस्तों ये स्थल सेना का सेनापति होता है और जो निर्याकस होता है वो जल सेना का सेनापति होता है। सिकंदर की सेनाएँ दोस्तों 2 रास्तों से भारत में प्रवेश करती हैं। अब दोस्तों सिकंदर पूरी दुनिया को जीतने के बाद और अब सिकंदर भारत की ओर दोस्तों बढ़ेगा। अब सिकंदर का सपना है कि वे भारत को जीते और भारत को जीतने के लिए दोस्तों सिकंदर के 2 सेनापति होते हैं, सेल्यूकस निकेटर और निर्याकस। जो दोस्तों सेल्यूकस निकेटर होता है वो स्थल सेना का सेनापति होता है और जो निर्याकस होता है वो जल सेना का सेनापति होता है। और दोस्तों जो सिकंदर होता है तो सिकंदर भारत में खैबर दर्रे के माध्यम से प्रवेश करता है और यह दोस्तों भारत में मात्र 19 महीनों तक ये भारत में रहता है। सिकंदर भारत में दोस्तों केवल 19 महीनों तक रहता है और सिकंदर भारत में खैबर दर्रे के माध्यम से सिकंदर अब भारत में प्रवेश करेगा और यह अपने दोनों सेनापतियों के साथ को लेकर के भारत में प्रवेश करता है। दोस्तों इसकी जो सेनाएँ होती हैं वो 2 रास्तों से भारत में प्रवेश करती हैं। वह जो सेल्यूकस निकेटर होता है, वह स्थल मार्ग के माध्यम से अपनी सेनाओं को प्रवेश करवाता है और जो निर्याकस होता है वो जल मार्ग के माध्यम से अपनी सेनाओं को प्रवेश करवाता है। इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं तो इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि सिकंदर भारत में खैबर दर्रा के माध्यम से भारत में प्रवेश करता है और जिससे उसे कई बार जनजातियों से युद्ध करना पड़ता है। तो सिकंदर दोस्तों जैसे ही भारत में प्रवेश करता है तो दोस्तों सिकंदर के लिए भारत जीतना बहुत ही मुश्किल कार्य था। इतना आसान कार्य नहीं था दोस्तों भारत में प्रवेश करना, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों भारत में कई प्रकार की जनजातियों का निवास था, कई प्रकार की खूंखार जनजातियों का निवास था। तो जैसे ही दोस्तों सिकंदर खैबर दर्रे के माध्यम से भारत में प्रवेश करता है तो उसको दोस्तों भारत में प्रवेश करने के पहले ही बहुत सारी जनजातियों से इसको सामना करना पड़ता है और उसमें सबसे दोस्तों एक जनजाति होती है, उसका नाम हस्ती होता है और हस्ती से सिकंदर का 30 दिनों तक युद्ध होता है और इसमें दोस्तों 40,000 लोग बंदी बना लिए जाते हैं और इसमें सिकंदर की विजय होती है। दोस्तों सिकंदर के पास बहुत ही विशाल सेना थी और विशाल सेना के साथ-साथ दोस्तों सिकंदर के पास क्या है कि एक प्रकार से सेनाओं का पूरा दोस्तों जोड़ था और जैसे ही ये जनजातियों से सामना हो तो आखिर तो दोस्तों सिकंदर को ही जीतना है। लेकिन क्या होता है कि यहाँ पर जनजातियों ने सिकंदर को महीनों-महीनों भर युद्ध में उलझा रखा था। तो इससे दोस्तों सिकंदर की जो सेना होती है उसका मनोबल टूट जाता है और टूटने के साथ दोस्तों क्या होता है कि यहाँ पर एक जगह होती है और हिंद और पर सिकंदर पुल बनवाता है और यहाँ पर उसकी सेना
30 दिनों तक विश्राम करती है और 30 दिनों तक विश्राम करने के बाद इसकी सेना आगे बढ़ती है और आगे बढ़ते हुए दोस्तों सिकंदर की जो सेना होती है वो तक्षशिला पहुँचती है। तो जैसे ही सिकंदर विश्राम करने के बाद इसकी जो सेना होती है वो तक्षशिला पहुँचती है। दोस्तों जो उस समय उनका नाम था आम्भी। तो आम्भी ने इतनी बड़ी सेना को देख कर के आत्मसमर्पण कर देता है। दोस्तों इसमें क्या होता है कि जैसे ही सिकंदर की सेना भारत में प्रवेश करती है और भारत में प्रवेश करने के साथ जैसे ही इसकी सेना तक्षशिला पहुँचती है तो वहाँ का राजा जो आम्भी था, आम्भी ने इतनी बड़ी और विशाल सेना को देख कर के वह दोस्तों युद्ध करने से मना कर देता है और एक प्रकार से उसने आत्मसमर्पण कर देता है। दोस्तों आत्मसमर्पण कर देता है और आम्भी भी अब क्या होता है दोस्तों, आम्भी भी अब सिकंदर की सेना में शामिल हो जाता है, सिकंदर का साथ देने के लिए शामिल हो जाता है। और दोस्तों क्या होता है कि जैसे ही दोस्तों भारत में सिकंदर ने खैबर दर्रे से सिकंदर की भारत में एंट्री होती है, तो सिकंदर पहले खैबर दर्रे से भारत में एंट्री करता है, उसके बाद यह दोस्तों तक्षशिला पहुँचता है और तक्षशिला में इसकी जो राजा आम्भी होता है वह इसके सामने घुटने टेक देता है और इसी का साथ देता है। उसके बाद दोस्तों और सिकंदर की सेना आगे बढ़ती है और जब दोस्तों सिकंदर की सेना आगे बढ़ती है, उसके बाद दोस्तों सिकंदर की सेना जब झेलम प्रदेश में पहुँचती है, तो झेलम प्रदेश में दोस्तों वहाँ पर राजा पुरस का शासन होता है। झेलम नदी के तट पर राजा पुरस का शासन होता है और दोस्तों इस पुरस ने आत्मसमर्पण करने से मना कर देता है। तो जैसे ही दोस्तों सिकंदर की सेना तक्षशिला से और जैसे ही दोस्तों सिकंदर की सेना तक्षशिला से आगे बढ़ती है, तो आगे बढ़ते हुए यहाँ पर दोस्तों झेलम प्रदेश पर पहुँचती है और झेलम प्रदेश पर यहाँ पर जो है दोस्तों और राजा पुरस का शासन होता है और राजा पुरस ने सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण करने से मना कर देता। सिकंदर दोस्तों अपने दूतों को भेजता है पुरस के पास में, तो पुरस ने दोस्तों साफ कह दिया था कि मैं तुम्हारे सामने आत्मसमर्पण नहीं करूँगा बल्कि मैं तुम्हारे सामने युद्ध करूँगा। तो यहाँ पर दोस्तों पोरस जो होते हैं वो आत्मसमर्पण करने से मना कर देते हैं। पोरस क्या होते हैं तो पोरस आत्मसमर्पण करने से मना कर देते हैं और फिर दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, फिर यहाँ पर युद्ध होता है, उसको बोलते हैं हेड स्पीच या वितस्ता का युद्ध। तो हेड स्पीच या वितस्ता का युद्ध होता है। तो यहाँ पर दोस्तों सिकंदर और आम्भी, तो सिकंदर की सेना और राजा आम्भी की सेना दोस्तों इससे पुरस से युद्ध करती हैं। एक साइड दोस्तों सिकंदर और आम्भी की सेना होती है, बीच में ये झेलम नदी होती है। तो झेलम नदी के तट पर दोनों का युद्ध होता है, सिकंदर की सेना का और आम्भी की सेना का। बीच में यह दोस्तों झेलम नदी होती है और इस पार राजा पुरस होते हैं। उस समय दोस्तों जो पुरस होते हैं बहुत ही महान और शक्तिशाली राजा होते हैं। इनके पास भी दोस्तों 3000 पैदल सैनिक होते हैं, 4000 अश्वारोही होते हैं, 300 रथ होते हैं और 200 हाथी होते हैं। दोस्तों पुरस के पास भी बहुत ही सेना होती है क्योंकि इनके पास दोस्तों सेना तो कम थी लेकिन इनके पास मनोबल ज़्यादा था। इनकी सेनाओं के पास दोस्तों आत्मविश्वास ज़्यादा था। उसी के साथ पुरस सिकंदर से भिड़ जाते हैं और अपनी सेना जो दोस्तों इनके पास सैनिक थी वो 3000 पैदल थे, 4000 अश्वरोही थे, 300 औरत थे और 200 हाथी थी। तो अपनी पूरी सेना को लेकर के और पुरस जो सिकंदर से भिड़ जाते हैं, तो दोनों के बीच पर मतलब दोनों के बीच में ये बाउंड्री का काम करती है झेलम नदी। तो झेलम नदी के तट पर दोनों के बीच में युद्ध होता है और इसमें से दोस्तों बहुत दिनों तक दोनों के बीच में भीषण संग्राम चलता है, भीषण युद्ध चलता है। लेकिन इसमें दोस्तों क्या होता है कि सिकंदर ने धोखे से रात को और राजा पोरस पर हमला कर देता है और अंततः पोरस को बंदी बना लिया जाता है और सिकंदर ने कहा बताओ तुम्हारे साथ क्या व्यवहार किया जाए। तो इसमें से दोस्तों पोरस ने कहा था कि जो एक राजा दूसरे राजा के साथ व्यवहार करता है वही व्यवहार मेरे साथ भी किया जाए। तो दोस्तों सिकंदर और पोरस के बीच में काफ़ी दिनों तक युद्ध चलता है लेकिन इसमें कोई भी विजय नहीं होता है। लेकिन सिकंदर दोस्तों धोखे से रात में धोखे से और एक प्रकार से झेलम नदी के ऊपर से पुरस की सेना पर हमला कर देता है। दोस्तों यह जो आक्रमण होता है धोखे से आक्रमण होता है। इसमें सिकंदर ने पुरस पर धोखे से आक्रमण किया था और रात को आक्रमण किया था। इससे दोस्तों क्या होता है कि पुरस को बंदी बना लिया जाता है और बंदी बनाने के बाद पुरस को सिकंदर के सामने लाया जाता है। उसमें दोस्तों सिकंदर पुरस से पूछता है कि बताओ तुम्हारे साथ क्या व्यवहार किया जाए। तो उसमें पुरस बोलता है कि जो एक राजा दूसरे राजा के साथ व्यवहार करता है वही व्यवहार मेरे साथ भी किया जाए। इससे दोस्तों क्या होता है
कि इससे सिकंदर बहुत मतलब खुश हो जाता है और फिर सिकंदर और पोरस के बीच में मित्रता हो। तो दोस्तों ऐसी बहादुरी देख करके मतलब राजा पोरस की ऐसी बहादुरी को देख करके सिकंदर भी खुश हो जाता है। एक प्रकार से दोस्तों सिकंदर भी उत्साहित हो जाता है और फिर सिकंदर और पोरस के बीच में मित्रता हो जाती है और पोरस को राज्य वापस मिल जाता है। तो सिकंदर जो होता है पोरस का राज्य वापस कर देता है और फिर सिकंदर और पोरस के बीच में मित्रता हो जाती है। तो इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि सिकंदर की सेना ने दोस्तों झेलम नदी को तो पार कर लिया था, क्योंकि झेलम नदी के तट पर ही सिकंदर और पोरस का युद्ध होता है। तो सिकंदर की सेना ने झेलम नदी को पार कर लिया था और झेलम के बाद दोस्तों क्या चिनाब का नंबर आता है। अब यहाँ पर अगर आप दोस्तों यहाँ पर नदियों के सिस्टम में देखेंगे तो इस प्रकार से यहाँ पर दोस्तों सिकंदर ने आक्रमण किया था। तो सिकंदर दोस्तों पहले सिंधु को पार करता है, सिंधु के बाद झेलम है, झेलम के बाद चिनाब है, चिनाब के बाद रावी है और रावी के बाद ब्यास है और ब्यास के बाद सतलज है। तो दोस्तों ये जो 5 नदियाँ हैं ना, इन्हीं 5 नदियों के बीच में सिकंदर और पोरस के बीच में युद्ध होता है। अभी दोस्तों सिकंदर मात्र केवल झेलम नदी के तट पर ही पहुँचा है। इसकी सेना केवल सिंधु को पार करके झेलम तक ही पहुँची है और फिर क्या होता है कि सिकंदर की सेना ने दोस्तों झेलम को पार किया और झेलम के बाद दोस्तों ये चिनाब नदी तक आ जाती हैं। जैसे ही ये झेलम को पार करेंगे तो झेलम के बाद ये चिनाब पर आ जाते हैं और ये दोस्तों चिनाब पर आ जाते हैं और दोस्तों चिनाब को पार करके छोटी-छोटी जनजातियों से युद्ध होता है और उन्हें हराते हुए सिकंदर आगे बढ़ता है। जैसे ही दोस्तों सिकंदर झेलम को पार करता है, तो झेलम के बाद चिनाब पर आता है वो। तो जब वो चिनाब पर आता है, तो यहाँ पर उसको छोटी-छोटी जनजातियों से और युद्ध करना पड़ता है और जब वह छोटी-छोटी जनजातियों से युद्ध करता है, तो इनको दोस्तों हराते हुए सिकंदर अब रावी की ओर बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है दोस्तों? सिकंदर अब रावी की ओर बढ़ता है। तो दोस्तों सिकंदर की सेना ने अभी तक बहुत सारी नदियों को पार किया था। दोस्तों सिकंदर की सेना के पास मनोबल बहुत ज़्यादा था। अब वो धीरे-धीरे सिकंदर की सेना का मनोबल टूटने और लगता है। तो दोस्तों सिकंदर की जो सेना होती है, तो सिकंदर की सेना ने दोस्तों सिंधु को पार किया था। सिंधु के बाद दोस्तों झेलम को पार किया था। झेलम के बाद रावी को पार किया था और रावी के बाद दोस्तों तो चिनाब को पार किया था। तो जैसे ही दोस्तों सिकंदर की सेना चिनाब के पास पहुँचती है, तो चिनाब के पास दोस्तों सिकंदर की सेना का जो आक्रमण होता है, जो सामना होता है, वो जनजातियों के से होता है और दोस्तों चिनाब के बाद सिकंदर की सेना ब्यास नदी तक पहुँच जाती है। इसके बाद दोस्तों क्या होता है कि जैसे ही सिकंदर की सेना सिंधु को पार करती है, तो सिंधु के पहले दोस्तों सिकंदर को एक युद्ध करना पड़ता है। जैसे ही दोस्तों सिकंदर की सेना सिंधु पर पहुँचती है, तो सिंधु के पहले जो यहाँ के राजा थे, उनका नाम था दोस्तों राजा आम्भी। तो राजा आम्भी ने सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर देता है और सिकंदर के साथ ही मिल जाता है। और उसके बाद दोस्तों सिकंदर को यहाँ पर जनजातियों से भी युद्ध करना पड़ता है और फिर दोस्तों जब सिकंदर की सेना झेलम नदी तक पहुँचती, जब दोस्तों सिकंदर की सेना ने सिंधु को पार किया, जब दोस्तों सिकंदर की सेना ने सिंधु को पार किया और सिंधु के बाद जब इसकी सेना झेलम नदी तक पहुँचती है, तो वहाँ पर दोस्तों सिकंदर और पोरस के बीच में युद्ध होता है और उसके बाद इसकी सेना दोस्तों जब जब चिनाब पर पहुँचती है, तो चिनाब पर क्या होता है कि सिकंदर का सामना कत्था जनजाति से होता है और इनके बीच में दोस्तों भयंकर युद्ध होता है। आखिर इसमें भी सिकंदर की विजय होती है। तो किस प्रकार से दोस्तों सिकंदर की सेना लगातार एक के बाद एक नदियों को पार कर रही है। तो यहाँ पर जब दोस्तों सिकंदर की सेना चिनाब पर पहुँच जाती है, तो चिनाब पर पहुँचते ही सिकंदर की सेना का जो सामना होता है कत्था और जनजाति से होता है। जब सिकंदर की सेना का सामना कत्था और जनजाति से होता है, तो इनके बीच में बहुत ही भयंकर युद्ध होता है। आखिर उसमें सिकंदर की सेना ही जो है विजयी होती है। उसके बाद इसकी सेना रावी को प्रवेश करेगी। दोस्तों यहाँ पर देखिए, मैं अगर आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर चिनाब के बाद कहाँ पर आएगी? रावी पर आएगी। तो दोस्तों चिनाब के बाद जब इसकी सेना रावी को प्रवेश करेगी, रावी को पार करेगी और दोस्तों रावी के बाद फिर ब्यास नदी है। रावी के बाद कौन-सी है? तो रावी के बाद मतलब ब्यास नदी है। तो सिकंदर की सेना दोस्तों जब ब्यास नदी को पार करती है, तो यहाँ पर दोस्तों ब्यास नदी पर पहुँचकर है ना, क्या है तो ब्यास नदी तक पहुँचकर इसकी सेना दम तोड़ देती है और आगे बढ़ने से मना कर देती है। तो दोस्तों सिकंदर की सेना ने काफ़ी परिश्रम के बाद जैसे ही इसकी सेना ब्यास नदी तक पहुँचती है, जैसे ही इसकी सेना ब्यास नदी पर पहुँचती है, इसकी सेना ने आगे बढ़ने से मना कर देती है और दोस्तों इसकी सेना जो होती है, वो एक प्रकार से ब्यास नदी तक पहुँचते-पहुँचते दम तोड़ देती है। और इसके बाद क्या होता है कि इसके बाद ब्यास नदी पर पहुँचकर सिकंदर की सेना
और आगे बढ़ने से मना कर देती है और सेल्यूकस के बहुत समझाने पर भी सेना आगे बढ़ने को तैयार नहीं थी। तो दोस्तों सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी तक पहुँचकर क्या होता है कि जैसे ही इसकी सेना सिकंदर की सेना ब्यास पर पहुँचती है, ब्यास नदी पर पहुँचती है, वो आगे बढ़ने से मना कर देती है। इसका जो सेनापति होता है सेल्यूकस वो बहुत समझाता है लेकिन इसकी सेना दोस्तों थक जाती है, वो इसके बाद आगे नहीं बढ़ पाती है। इसके बाद दोस्तों हम आगे बात करते हैं। दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं कि सिकंदर की सेना ब्यास नदी को पार नहीं कर पाती। ब्यास नदी तक पहुँचकर इसकी सेना जो है वो दम तोड़ देती है, आगे बढ़ने से मना कर देती है और दोस्तों जो सैनिक होते हैं अब वे अपने घर वापस जाना चाहते हैं। दोस्तों बहुत टाइम से सिकंदर के साथ इन्होंने दुनिया को फ़तेह किया था, दुनिया को जीता था, तो इनको भी दोस्तों अपने घर जाने की लालसा उत्पन्न होती है और यह दोस्तों घर जाना चाहते हैं, काफ़ी थक जाते हैं और यह अपने देश में लौटना चाहती हैं। यहाँ पर दोस्तों क्या होता है कि अगर हम दोस्तों आपको मैप के माध्यम से समझाएँ तो यहाँ पर दोस्तों हम बात करें कि सिकंदर की सेना ने दोस्तों इस क्षेत्र को जीता था। यहाँ पर सिकंदर की सेना का आक्रमण होता है और यहाँ पर दोस्तों ब्यास नदी होती है। तो इस ब्यास नदी तक पहुँच करके क्या है सिकंदर की सेना दम तोड़ देती है। इसके बाद ये दोस्तों यहाँ पर ये आगे नहीं बढ़ पाते हैं और जब ये आगे नहीं बढ़ पाते तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर उस समय पर जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था तो उसी टाइम पर दोस्तों यहाँ पर मगध की राजगद्दी पर नंदों का शासन होता है। तो मगध पर किसका राज्य होता है? तो मगध पर दोस्तों नंदों का राज्य होता है और नंदों पर इसका एक शासक था, उसका नाम था घनानंद। तो यहाँ पर इसका राज्य होता है। तो सिकंदर की सेना ने केवल इस क्षेत्र पर हमले किए थे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ब्यास पड़ती तो ब्यास को इन्होंने पार करने से मना कर दिया था। अगर ये दोस्तों इस साइड आते ना तो यहाँ पर सीधे मुलाकात किससे होती? यहाँ पर दोस्तों मुलाकात होती नंदों से, है ना? नंदों से मुलाकात होती और उस समय दोस्तों नंदों की सेना बहुत ही शक्तिशाली सेना थी और दोस्तों सिकंदर के सैनिकों ने नंदों की सेनाओं के बारे में सुन रखा था। दोस्तों अगर ये यहाँ पर प्रवेश करते, अगर इसकी सेना यहाँ पर आती तो सीधे मुलाकात होती किससे? नंदों से। उस समय दोस्तों नंदों की सेना बहुत शक्तिशाली सेना थी, बहुत ही विशाल सेना थी और सीधे जब इनकी मुलाकात होती तो वहाँ पर सिकंदर की सेना और नंदों की सेना का दोस्तों आमना-सामना होता तो सिकंदर की सेना को दोस्तों भारी मूली की तरह काट देती नंदों की सेना, क्योंकि दोस्तों बहुत ही विशाल, बहुत ही बड़ी सेना थी उस टाइम की नंदों की सेना। तो दोस्तों सिकंदर के सैनिकों ने और नंदों की सेनाओं के बारे में सुन रखा था और भारत में नंदों की सेना बहुत ही विशाल सेना थी और दोस्तों इससे क्या होता है कि जब नंदों की सेना बहुत ही विशाल, बहुत ही बड़ी सेना थी, इसमें क्या होता है कि सिकंदर की सेनाओं का आखिर मनोबल टूट जाता है और दोस्तों वो घर वापसी की तैयारी कर लेती हैं। तो सिकंदर की जो सेना होती है दोस्तों, इसको सुनने के बाद वो घर वापसी की तैयारी कर लेते हैं और सिकंदर की सेना ब्यास नदी पर पहुंचकर भारत से वापस लौट जाती है। और ब्यास नदी पर आने के बाद ये दोस्तों भारत को छोड़ने की तैयारी में लग जाते हैं और इसमें दोस्तों क्या होता है कि जैसे इनकी घर वापसी है ना, जैसे दोस्तों सिकंदर की सेना की घर वापसी होती, सिकंदर की घर वापसी होती है, जैसे ही सिकंदर की घर वापसी होती है, तो भारत विजय का सपना देखने वाला सिकंदर ब्यास नदी को, है ना, भारत विजय का सपना देखने वाला सिकंदर ब्यास नदी से वापस लौट जाता है और लौटने से पहले दोस्तों ये ब्यास नदी के तट पर क्या करता है, तो लौटने से पहले दोस्तों यह ब्यास नदी के तट पर 12 विशाल वेदियों का निर्माण करता है और विजय स्तंभ का निर्माण करता है और विधिवत और यज्ञ करता है। दोस्तों सिकंदर दोस्तों पूजा पाठ करके भारत से विदाई लेता है कि दोस्तों सिकंदर जब भारत पे आक्रमण करता है तो जब ये भारत से वापस लौटता है, तो जब सिकंदर भारत से वापस लौटता है तो एक प्रकार से दोस्तों ये पूजा पाठ करके भारत से वापस लौटता है। इसने क्या किया था, तो इसने दोस्तों 12 विशाल वेदियों का निर्माण किया था और विजय स्तंभ को बनवाया था और विधिवत यह यज्ञ करता है। और जब ये दोस्तों घर वापसी लौटता है तो जो सिकंदर ने भारत पर क्षेत्रों को जीतता है, जो सिकंदर दोस्तों भारत पर क्षेत्रों की विजय करता है, तो अपने दोस्तों विजित प्रदेशों को अपने मित्र शासकों को सौंप देता है। उसमें दोस्तों पोरस का राज्य पोरस को सौंप देता है और आम्बी का राज्य आम्बी को सौंप देता है और दोस्तों जिम्मे का राज्य जिम्मे को सौंप देता है। जिम्मे दोस्तों ये अभिसार प्रदेश के राजा थे। जिम्मे कौन थे दोस्तों? जिम्मे दोस्तों अभिसार प्रदेश के राजा थे। जो अभिसार प्रदेश पड़ता था दोस्तों उस समय के या आज के जम्मू कश्मीर पर पड़ता था और इसकी दोस्तों लौटते समय बेबीलोन में इसकी मृत्यु हो जाती है और इस प्रकार से दोस्तों सिकंदर का अंत हो जाता है। सिकंदर पूरी दुनिया को नहीं जीत पाता है, भारत को नहीं जीत पाता है और इस प्रकार से दोस्तों सिकंदर की मृत्यु हो जाती है
तो आज हमने दोस्तों इस वीडियो में सिकंदर के बारे में कंप्लीट पढ़ा है कि सिकंदर किस प्रकार से भारत में प्रवेश करता है, भारत में प्रवेश करने पर सिकंदर कौन-कौन से युद्धों को करता है, क्या करता है, इसके बारे में दोस्तों हमने आज इस वीडियो में कंप्लीट पढ़ा है। तो दोस्तों आप हमारे चैनल स्टडी 18 को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।